यकीनन इस बात को जो है कहीं ना कहीं नोटिस किया जा रहा होगा और शायद कोई उठे और कहे कि जरा जबान अपनी ये थोड़ा सा सही कर लें तो बेहतर होगा। इमरान खान और बाकी पॉलिटिशियंस भी, वैसे तो लोग सर ये भी कहते हैं कि भुट्टो साहब के जमाने में भी कोई गलत किस्म की जबान इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन खैर वो तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगी क्योंकि मैंने नहीं सुना। मगर फिर भी ये पॉलिटिशियंस हमारे कुछ अजीब ही बात करते हैं। देखिए, लेकिन दूसरा ये कि आरजू भुट्टो साहब का अंजाम भी फिर आपने देखे ही, अगर भुट्टो साहब ने गलत किया तो फिर देख लें उनका अंजाम क्या हुआ था। दूसरी ये जो भी मैं समझता हूँ कि गलत चीज का अंजाम भी गलत ही होता है। और खासकर पाकिस्तान की जड़ें उस वक्त नहीं खोखली करनी चाहिए थी जब एक फाइनेंशियल क्राइसिस बिल्कुल सर पे खड़ा है। चाइना आपसे नाराज है, अमेरिका आपको मुंह लगा के राजी नहीं है। आपने सारी जिंदगी अफगानों को पाला है। आपने क्लाशनकोव और हीरोइन पाकिस्तान में ला के इंट्रोड्यूस करवाई। आपने बहुत पैसे बनाए उस दौर में, और वो पठान भी अब आपके सर पे जूते मारने को फिर रहे हैं। टीटीपी वाले वो भी आपको जलील कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा आपका क्या होगा? देखिए ना, दर बदर होते फिर रहे हैं आप। सऊदी अरेबिया के पांव से उठते हैं तो चाइना के पांव में पड़ जाते हैं, वहां से उठते हैं तो आईएमएफ के कदमों में गिर जाते हैं। और अंदर अंदर अंदरूनी हालात ये है कि सबका वजीर आजम जो है वो हाथ में पेट्रोल और माचिस लेके फिर रहा है। वो कहता है मैं नहीं तो 3 टुकड़े हैं। अब इससे आगे आप कहाँ जाएंगे? मैं समझता हूँ आगे तो अब बंद गली में है। इससे तो अब सोचें कि पाकिस्तान को बचाना किस तरह है और इन बच्चों की परवरिश किस तरह करनी। गालियों से या बदतमीजी से। ये ट्विटर पे इलेक्शन नहीं होने, ये फेसबुक वाले इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन वोटों से होंगे। और इस कौम को कोई मुआशी हल बताएं, कोई रोड मैप दें कि एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ानी है। भाई, इनको सिर्फ कुछ सिखाएं, कुछ ढंग की चीज सिखाएं। ये गाली गलोच ना सिखाएं। जो आपने सिखा दी है गलत की है। जो अगले दिन आसन इकबाल के साथ जो कुछ भी है मैं मजम्मत करूंगा। और उसके रिटर्न में जो इमरान खान साहब ने फिर दोबारा जलसों में खड़े होके ये रियासत मदीना के ठेकेदार ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं उसकी भी मजम्मत करूंगा, बड़े सख्त मजम्मत। डॉक्टर साहब, एक तो मुझे ये बताइएगा कि आईएमएफ के साथ हमारी डीलिंग कोई नई बात नहीं है। 22 या 23 दफा हम उनसे पैसा ले चुके हैं या अभी ले रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि चाइना से जब थोड़ा बहुत हमारी बहुत हालत खराब होती है या बहुत टाइट होती है तो हम चाइना की तरफ दौड़ते हैं और उनसे कहते हैं चले जी 1-2 अरब डॉलर हमें किसी कुछ दिनों के लिए दे दें। वो हमें चले दे देते हैं, मांग तांग के हम ले आते हैं। अब वो कह रहे हैं कि आप मजीद कर्जा नहीं लेंगे चाइना से। क्या होगा? हम सारा इस वक्त हम रहम करम पे आईएमएफ के ही रहेंगे या कुछ और हमारे पास ऑप्शन खुले हुए हैं? देखिए जी, साल में 1 या मैक्सिमम 1.25 बिलियन डॉलर्स के लिए आप जो है अपना सब कुछ जो है अपनी सिक्योरिटी, चाइना आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। देखें, अमेरिका कहने को आपका दोस्त था, लेकिन अब किसी किस्म की आप उससे जो है ना मिलिट्री का कोई इक्विपमेंट ले सकते हैं। टेक्नोलॉजी वो तो पहले ही ट्रांसफर नहीं करते थे। वो आपको सिर्फ तैयार प्रोडक्ट्स अपने बेचते थे। जो F-16 उन्होंने बेचे हैं उसमें से भी आधे जो F-16 थे उसके बदले में उन्होंने खाली हमारे जो है ना गंदम में दे दी और कहा कि पैसे बस हमने तुम्हारे खा लिए हैं। तो किसी किस्म की ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं, ना कोई मिलिट्री टेक्नोलॉजी देते हैं, ना और कोई उनके साथ हमारा कोई सिक्योरिटी का मायदा है। पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी के लिए सिर्फ चाइना की तरफ देखना पड़ता है। चाइना ही आपको जो है वो एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है थ्रू न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, थ्रू अदर पावर प्लांट्स, विंड पावर प्लांट्स, थ्रू सोलर पावर प्लांट्स। वही आपको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। वही आपको जो है ना वाटर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। डैम्स तमाम जो है उस पर वो काम कर रहा है। और वही आपको जो है लोन्स भी देता है। और वही जो है ओबॉर का जो हिस्सा है ये सीपेक, इसके लिए जो है वो लोन भी दे रहा है और बाकी टेक्निकल असिस्टेंस भी दे रहा है। और आपकी तमाम जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है अब वो आपको चाइना के जरिए आती है। तो ऐसे मुल्क को आप जो है अगर ये कह दें कि भाई उससे आपने कोई लोन नहीं लेना, तो और हमने सिर्फ आपको 1 या 2 बिलियन डॉलर देना है साल का। देखिए, 1-2 बिलियन डॉलर इज पीनट्स। इसके लिए आप अपनी पूरे मुल्क की सिक्योरिटी अब सब कुछ अपना बेच के और अपने जो देरीना आपका दोस्त है उसको आप नाराज कर दें, जो आपका नेबर भी है, और आप जो है दूसरी यूरोप अमेरिका की तरफ देखना शुरू कर दें, जो आपको किसी खाते में नहीं लाते। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का एलाय था, अमेरिका के साथ रहा, और इंडिया जो है वो सोवियत यूनियन का साथी था। जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म होती है तो पाकिस्तान को भूल जाते हैं। पाकिस्तान ने ही इनको सारी हेल्प दी जिसके जरिए सोवियत यूनियन जो है डिसइंटीग्रेट किया गया।
उसकी डिसइंटीग्रेशन से सबसे बड़ा नुकसान मुसलमानों का हुआ कि एक सुपर पावर रह गई दुनिया में अमेरिका, और वो जिस तरह मर्जी चाहते थे वो मुसलमानों को मारते थे। उन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम किया इराक में, फिर अफगानिस्तान में, वगैरह वगैरह, शाम में फिर करते हैं। ये ऐसा सब कुछ क्यों हुआ कि पाकिस्तान ने हेल्प की अमेरिकन की सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन में। अब हमें वो ये चाहते हैं कि हम बिल्कुल आइसोलेट हो जाएं। अगर हम चाइना को भी छोड़ दें तो मुझे आप बताइए कि इधर से पाबंदियां आपने लगाई हुई हैं कि आप ईरान से तेल नहीं खरीद सकते, ईरान से गैस नहीं खरीद सकते। ईरान आपका हमसाया है, वहां से पाइपलाइन के जरिए हमें बहुत सस्ता तेल मिल सकता है, वहां से पाइपलाइन के जरिए आपको बहुत सस्ती गैस मिल सकती है। गैस आपके मुल्क में खत्म हो रही है, आप किधर कतर से मंगाते थे और वो भी अब 10 गुना महंगी हो चुकी है एलएनजी, जो कि जहाजों पर आती थी, जिसका कोई तुक ही नहीं बनती। पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता एलएनजी, ना पाकिस्तान इम्पोर्टेड कोल अफोर्ड कर सकता है, ना पाकिस्तान इम्पोर्टेड ऑयल अफोर्ड कर सकता है। तो ना जो है वेस्टर्न पावर्स जो हैं हमें ईरान से लेने देती हैं, और ना हमें अब हमें चाइना से भी रोक रही हैं। ये दिस इज अ वेरी वेरी रॉन्ग पॉलिसी। पाकिस्तान को मुंह पर मारना चाहिए इनके, ये $1 बिलियन जो है वो कहना चाहिए कि भाई हमें नहीं चाहिए। ये $1 बिलियन आपको 10 दिन के अंदर अंदर आपके जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो आपको दे देंगे। हर साल वो आपको $32 बिलियन देते हैं। उसके अलावा आपकी $32 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं। आप जो है गैस सस्ती लें, उसके अलावा आप चलो ईरान को भी आप छोड़ दो, आप ऑल्टरनेटिव गैस की तरफ आओ जो कि बहुत ज्यादा पाकिस्तान में पैदा हो सकती है। आप ऑल्टरनेटिव इलेक्ट्रिसिटी की तरफ आओ, आप ऑल्टरनेटिव टू पेट्रोल की तरफ आओ, ऑल्टरनेटिव टू डीजल की तरफ आओ। जिस तरह मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में कहा था, ये सारी टेक्नोलॉजीज हम बाहर से जो हमारा बिल्कुल सही वो हम आपको देते हैं। नहीं सर, एक चीज आपने कहा कि आईएमएफ से ये पैसे ना लें, लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि भाई इस वक्त मसला ये कि अगर आईएमएफ हमें पैसा देता है, ये 1 अरब या 2 अरब की बात नहीं है, क्योंकि दुनिया ट्रस्ट तब करती है कि आईएमएफ ने अगर पैसे दिए हुए हैं तो इसका मतलब है कि इनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। हमारे ऊपर कोई यकीन नहीं करता, वो चाइना हो, वो कतर हो, सऊदी अरेबिया हो, या कोई दुनिया का दूसरा मुल्क हो। सर ये भी तो एक इशू है, इसका सोल्यूशन क्या है? असल प्रॉब्लम तो ये है। देखिए, दुनिया तो उस वक्त ट्रस्ट करेगी ना अगर आपके खजाने में फॉरेन एक्सचेंज मौजूद है, आपके कर्जे उतारने के लिए, आप कर्जों की किस्त देने के लिए, आपकी एक्सपोर्ट्स के लिए, आपकी इंपोर्ट्स के लिए आपके पास पैसा मौजूद है। अगर आपका खजाना खाली है तो चाहे आईएमएफ आपके साथ हो या कोई और आपके साथ हो, दुनिया तो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगी। तो इसलिए पहली चीज ये है कि आप जो बेकार किस्म की इंपोर्ट्स करते हैं सबको बंद कर दें, जब तक एक इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाएं मुल्क में। आप जो गैर जरूरी इंपोर्ट्स हैं उनको सबको बंद कर दें, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, और आप ये इस तरह की शराइत अगर मानेंगे, देखें सीपैक इस वक्त आपकी जरूरत है, उससे आपके हजारों नहीं लाखों जॉब्स क्रिएट होंगी, उससे आपको बहुत ज्यादा ज़र मुबादला मिलेगा, उससे उस रूट के जरिए आपको जो है और बहुत सारे फायदे होंगे। फिर उस सीपैक के ऊपर 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, जिसमें से 3 तैयार हो चुके हैं, जहां पर बहुत ज्यादा इंडस्ट्री आएगी, बाहर से इंडस्ट्री आएगी, और वहां जो सामान बनेगा ज्यादातर एक्सपोर्ट होगा, तो आपको उसका टैक्स मिलेगा। तो और फिर मैंने जिस तरह कहा कि आपका फौज का सारा टेक्नोलॉजी का दारोमदार चाइना पर है, आपकी जितनी भी और इंडस्ट्री है उसका सारा दारोमदार, रॉ मटेरियल भी वहां से आता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स भी वहां से आते हैं, और जो है प्लांट्स भी वहां से आते हैं जो आपकी फैक्ट्रीज में लगते हैं।